Hello students, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 3rd. This is the last part of chapter 3rd. आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज विद योर क्लासमेट्स. टुडे वी आर स्टडिंग. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते 4.3 एन अल्टरनेटिव सोशल सेनरियो शेयरिंग वेल्थ. तो किस प्रकार से जो वेल्थ होती थी उसका शेयरिंग किया जाता था. अब हमने देखा कि ब्राह्मणिकल टैक्स के अकॉर्डिंग जो लोग क्या है मोस्टली जो लोग क्या है पुअर होते थे उन्हीं का स्टेटस जो लोग क्या है ब्राह्मणिकल टैक्स के अकॉर्डिंग जैसे क्षत्रियास थे, ब्राह्मण्स लोग थे, वो क्या है जिनका स्टेटस बहुत अच्छा माना गया है, जो लोग रिचेस्ट पर्सन होते थे उन्हीं को ही अच्छा माना जाता था. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुद्धिस्ट के अनुसार कि जो लोग क्या हैं जो लोग बहुत ही जेनियस होते थे, दानशील लोग होते थे, चाहे बट वो पुअर ही हो, लेकिन उनको बहुत अच्छा उनको रेस्पेक्टली देखा जाता था. लेकिन जो लोग क्या हैं बहुत ही रिचेस्ट पर्सन होने के बाद भी उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होने के बाद भी उनका जो स्टेटस है उसको क्या है डिसरेस्पेक्ट दिया जाता था. अब हमने देखा कि जो पहले जो लोग वेल्दी होते थे उनका स्टेटस अच्छा माना जाता था. यहाँ पर क्या है सारा जो बोला जा रहा है उसकी अपोजिशन में बोला जा रहा है कि जो लोग क्या जेनरियस होते थे, बहुत ही अच्छे दिल वाले होते थे, बट चाहे वो पुअर हों, दानशील लोग हों, दूसरों की हेल्प करते हैं, उनको रेस्पेक्ट दी जाती थी, उनको अच्छा माना जाता था. और जो लोग क्या हैं जो संपत्ति थी उसको कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम उसको डिसरेस्पेक्ट दी जाती थी और बुरा माना जाता था. अब हम देखते हैं जो चीफ डम्स है अराउंड 2000 ईयर्स अगो. 2000 ईयर्स अगो जो चीफ डम्स थे अमंगस्ट अदर थिंग्स द चीफ्स वर पैट्रॉन्स ऑफ बार्ड्स एंड पोइट्स हु सैंग देयर प्रेज. तो ये पैट्रॉन्स कौन होते थे? जो चीफ्स लोग क्या हैं जो ये बार्ड्स में जो 4 लोग होते थे, इनकी प्रेज के अंदर जो कविताएं लिखते थे, इन लोगों को ये क्या है जो दान देते थे उसके बदले में उनकी प्रेज में जो लिखा तो उसको क्या है पैट्रॉन्स कहा जाता था. यहाँ पर एक वर्ड आया तमिलकम. तो तमिलकम क्या था? तमिलकम में हमने देखा था लास्ट 3rd चैप्टर में 2nd में हम देख चुके हैं कि जो तमिलकम में क्या था, तमिलनाडु का एरिया, आंध्र प्रदेश और केरला का एरिया क्या होता था तमिलकम माना जाता था. तो इस तमिलकम के अंदर जो तमिल संगम लिखा गया है तो हमारे नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर जो वेदास लिखे गए हैं उसी प्रकार से तमिलकम जो साउथ इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर जो तमिल टेक्स्ट लिखे गए हैं वो भी लाइक उनके वेदास ही हैं. उसके अंदर क्या जो सोशल और इकोनॉमिक जो डिफ्रेंशिएट था उसको बताया गया है. अब हम देखते हैं कि जो लोग क्या है उस टाइम बहुत रिच होते थे तो उनकी क्या ड्यूटीज बनती थी कि जो लोग बहुत ही पुअर हैं उनके साथ वो अपने रिसोर्सेज शेयर करें, उनकी हेल्प करें. अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक 5 एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस आ सोशल कंट्रैक्ट. अब देखते हैं कि मिथ फाउंड इन अ टेक्स्ट नोवन एंड सुतपिटका. तो यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर बहुत सारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको बताया गया है कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सोशल कॉन्फ्लिक्ट से उनको रेगुलेट किया जाता था. लेकिन यहाँ पर जो एक मिथ मिला है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अनुसार सुतपिटका है, उसके बारे में सुतपिटका में बताया गया है कि जिस प्रकार से आज हम प्रेजेंट टाइम में जो ऑल बीइंग्स लिव्ड इन अ आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर ईच मील. तो क्या है पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुए थे. प्लांट्स भी क्या है पूर्ण रूप से आज हम देखते हैं उस टाइप के नहीं दिखते थे. लेकिन
जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, बहुत ही पीसफुली रहता था। वो नेचर से इतना ही लेता था जितना कि उसको नीड होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, टाइम चेंज होता गया और ह्यूमन बीइंग क्या है, धीरे धीरे लगातार गिडी होने लगा, लालची होने लगा, विंडक्टिव मीन्स वो क्या है, बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का होने लगा। और साथ ही साथ वो डिसेडफुल, मतलब वो बहुत ही चीटर या धोखेबाज प्रकृति के साथ धोखा करने लगा। तो इन सब चीज़ों को देख रहे थे। इस प्रकार से लोग क्या है, बहुत से प्रकार के उनमें क्या है, पाप करने की क्षमता बढ़ रही थी। धीरे धीरे क्या है, इस प्रकार के जो अपराध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि इन लोगों को पनिश करने के लिए, इनको बैनिस्ड करने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए, चूजन बाई द होल पीपल्स, ही विल बी नोन एज महासत्ता द ग्रेट इलेक्ट। तो क्या ऐसे पर्सन को इलेक्ट करना चाहिए जो इनको कंट्रोल कर सके, इन लोगों को पनिश कर सके। तो उनको क्या है, एक इलेक्ट करना चाहिए, जिसको क्या है, जो लोग इलेक्ट पर्सन होता था लोगों के द्वारा, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है चुना जाता था, उसको महासम्मत के नाम से जाना जाता था। तो हमने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखा था कि पहले क्या है, जो लोग जिस जन्म में बर्थ करते थे या जो किंग्स लोग होते थे वही रूल करते थे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो क्षत्रियाज लोग थे वही रूल करते थे। लेकिन यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो बिल्कुल अपोजिशन में बात करता है। वो मानता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या है, लोगों के द्वारा प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है, और बाद में हमें पता चल, आज के टाइम में जो इलेक्ट किया जाता है वही हमारा रूलर होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि ये कैसा निकलेगा, किस प्रकार से हमारे देश को चलाएगा। सेम उसी प्रकार से उस टाइम में होता था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के जो ह्यूमन बीइंग्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्रिएशंस ऑफ द सिस्टम, दे कुड आल्सो चेंज इट इज फ्यूचर। तो इन सब ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जो ये ह्यूमन बीइंग क्या इलेक्ट किया जाता था, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये जो मैन है वो क्या है फ्यूचर में इन चेंज लाएगा। अब हम आते 6.6 टॉपिक पर, हैंडलिंग टैक्सीज, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। तो इतिहासकार और महाभारत के बारे में यहाँ पर बात करते हैं और देखते हैं आगे। इफ़ यू लुक थ्रू द सोर्सेज cited in this chapter once more, you will notice that historians consider several elements when they analyze texts। तो क्या है, महाभारत के टेक्स्ट को हिस्टोरियंस क्या है कई व्यू पॉइंट से देखते हैं और कई क्या है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कंसीडर्स करते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं। तो महाभारत थी वो क्या है, मेन महाभारत संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन हमें कुछ महाभारत से रिलेटेड इस प्रकार के टेक्सेस भी मिलते हैं जो उस टाइम ऑर्डिनरी जो पीपल्स होते थे, जो प्राकृत तमिल इस प्रकार की लैंग्वेज बोलते थे, उसमें भी हमें महाभारत लिखी मिली है। लेकिन जो मोस्टली हम यूज में लेते हैं वो क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई है। तो संस्कृत लैंग्वेज उस टाइम सबसे ज़्यादा कौन लोग यूज करते थे, या तो प्रिस्ट लोग होते थे जिनको पुरोहित कहा जाता था, या वो इलीट्स होते थे। इलीट्स मिस या किंग होते थे, या ऐसे बहुत ही रिचेस्ट पर्सन होते थे, बहुत अमीर होते थे, या नोबल पर्सन होते थे। इस प्रकार के जो लोग हुआ करते थे वो क्या है, इस प्रकार की लैंग्वेजेज का यूज किया करते थे। अब हम देखते हैं आगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि ऑथर्स इन सब चीज़ों को देखता था और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था। वो यहाँ तक कि ऑडियंस को भी क्या है, इस सब में कंपोजिशंस, देयर वर्क, इन सब को इंक्लूड किया जाता था। अब नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एंड कंटेंट। तो उस टाइम की लैंग्वेज कैसी हुआ करती थी, कौन सा कंटेंट यूज किया जाता था, तो हम 6.1 में देखते हैं कि द वर्जन ऑफ द महाभारत वी हैव बीन कंसिडरिंग इज इन संस्कृत। जो महाभारत थी वो क्या है, संस्कृत में लिखी गई थी, इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज यूज की गई थी।
ऑल्दो देयर आर वर्जन्स इन अदर लैंग्वेजेज एज वेल। तो अभी हमने पीछे देखा था कि अदर लैंग्वेजेज में महाभारत लिखी गई थी, लाइक पाली, प्राकृत, तमिल और इस प्रकार के टेक्स्ट में लिखी गई थी। संस्कृत यूज्ड इन महाभारत फार सिमिलर देन दैट ऑफ द वेदाज ऑफ द प्रशस्ति। तो उस टाइम प्रशस्ति क्या होती थी? तो प्रशस्ति इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट्स होता था कि उस टाइम जो राजा लोग होते थे उनकी प्रेज में जो पैट्रॉन्स होते थे उनको पैसा देकर अपनी तारीफ़ें लिखवाते तो उसको प्रशस्ति कहते थे। और यहाँ तक कि जो वेदाज और प्रशस्ति के अंदर जो लैंग्वेज संस्कृत यूज की गई वो बहुत ही हार्ड थी, लेकिन जो संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है वो जो महाभारत में संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है वो उनसे वेदाज और प्रशस्ति से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी। अब हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाइज द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स। तो हिस्टोरियंस ने क्या है महाभारत में 2 प्रकार के कंटेंट्स बताए हैं। इसमें फर्स्टली क्या है, जो एक नरेटिव पोर्शन था, नरेटिव पोर्शन के अंदर स्टोरीज को इंक्लूड किया जाता था। दूसरा जो पोर्शन था वो डिडक्टिक पोर्शन था। डिडक्टिक में शिक्षा पर जो उपदेश दिए गए थे। तो जो डिडक्टिक पोर्शन था वो क्या है बाद में ऐड किया गया है। अब हम आगे देखेंगे और जानेंगे। ये जो महाभारत था इसको क्या एक ड्रामेटिक के रूप में देखा गया है, साथ में एक मूविंग स्टोरी के रूप में देखा गया है। और जो इसका मोस्टली पार्ट है वो डिडक्टिक पोर्शंस वर प्रोबेबली एडिड लास्ट। तो ये माना जाता है कि इसका जो लास्ट पार्ट जो डिडक्टिक पार्ट है ये बाद में ऐड किया गया है। यहाँ डिडक्टिक का मीन्स दिया गया, डिडक्टिक रेफर्स टू समथिंग दैट इज मीन्ट फॉर पर्पज ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब इज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। तो संस्कृत ट्रेडिशंस में क्या है महाभारत को एक इतिहास माना गया है और इसका मीन्स क्या बताया गया है कि दस इट वाज, कि ऐसा ही था। इसका मीन्स ये माना गया कि ऐसा ही था। अब ये महाभारत को लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये सब बातें बताई गई हैं ये उस टाइम ट्रू हुआ करती थी। तो ये बातें हैं ये क्या है मेमोरी बेस्ड लिखी गई हैं। तो ये जो महाभारत है क्या ये एक्चुअल में ही हुई थी या ऐसा हुआ ही नहीं था? हो सकता है कि ये जो लिखने वाले जो पोइट्स लोग हैं उनकी एक इमेजिनरी मानी गई हो। तो इस प्रकार के हमें 2 यहाँ पर ऐसे जो एविडेंस मिलते हैं। 6.2 ऑथर्स एंड डेट्स। द ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरियटर्स। चैरियटर्स मीन्स जो सारथी लोग होते थे, बार्ड्स मीन्स जो लोग चारण भाट लोग हुआ करते थे उस टाइम क्या है ये कविताएं लिखने की या राजा लोगों के यहाँ जो क्षत्रियाज वॉरियर्स होते थे इनके साथ बैटरफील्ड युद्ध मैदान में जाते थे और वहाँ पर क्या है जो उनकी विक्ट्रीज होती थी, उनकी अदर अचीवमेंट्स होती थी, उन सबको ये देखते थे और घर पर आकर इनको एक पोएम के रूप में कंपोज्ड करते थे। तो उनको चैरियट बार्ड्स कहा गया। तो सबसे पहले जो महाभारत थी इस प्रकार के जो चैरियट बार्ड्स थे उनको जो सुताज कहा जाता था उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। इसके बाद ये जो महाभारत थी ये इसका कंपोजिशन सर्कुलेट ओरली। तो ओरली रूप से सर्कुलेटेड मीन्स इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो क्या है 5th सेंचुरी BC के अंदर जो ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगन टू कमिट इट टू राइटिंग। तो जो चीफडम्स लोग थे जो चीफ हुआ करते थे उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की जो महाभारत है उसको लिखवाया जाए। तो 5th सेंचुरी के अंदर ये काम उन्होंने ब्राह्मणाज को दिया। उस टाइम जो कुरु और पांचाल जो जनपद हुआ महाजनपद हुआ करते थे इस प्रकार की स्टोरी उसके अराउंड आसपास में इस प्रकार के किंगडम्स को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और फिर हम देखते हैं कि जो महाभारत है उसको इतिहास के रूप में प्रिजर्व किया गया और एक सिस्टमेटिकली रूप से इसको दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि वी नोटिस अनदर फेज द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन 2000 BC एंड 200 BCE एंड 200 C।
तो जो ये फेज आया था उसके अंदर जो ये टैक्स है ये 200 BC से 200 CE के अंदर टाइम पीरियड में इस प्रकार का जो फेज आया उसके अंदर किसकी वर्शिप की जाती थी, विष्णु की वर्शिप की जाती थी और उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो उस टाइम जो कृष्णा है जो मेन हीरो है महाभारत का, उसको क्या है विष्णु के रूप में वर्शिप किया गया है, उसको वो के लाइक एक गॉड विष्णु का रूप माना गया है। बिटवीन अप्रोमैक्स 200 एंड 400 CE की बात करें तो इसका क्या एक बड़ा डाइडिक्टिक सेक्शन था जो रिजम्बलिंग द मनुस्मृति, इसमें जो इसका डाइडिक्ट पोर्शन था उसके अंदर मनुस्मृति को ऐड किया गया बाद में। तो हमने देखा शुरुआती तौर में जो महाभारत थी वो बहुत ही छोटा वर्जन हुआ करता था, इसमें क्या है 10,000 से भी कम वर्सेज हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर जो सोशल वैल्यूज़ थी इसको इंक्लूड किया गया और जो डिडक्टिक पार्ट था उसको इंक्लूड किया गया। उसकी वजह से इसके अंदर जो वर्सेज थे, श्लोक थे, वो धीरे धीरे बढ़ते गए और प्रेजेंट टाइम में इनमें क्या है 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेज हो गए थे। और इस जो मेन नाम आता है जो महाभारत को लिखने का, इसको कंपोजिशन करने का, वो सेज में सीर या ऋषि, वो व्यास ऋषि के नाम से जानी जाती। तो जो लास्ट एंड फाइनल है वो महाभारत को लिखने का नाम, कंपोजिशन करने का नाम किसका आता है, व्यास ऋषि का। द सर्च फॉर कंजर्वेशन द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक। तो महाभारत क्या है, एक मेजर एपिक है, कंटेंट्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स। तो इसकी बैटल्स को लेकर क्या है विविध विविध प्रकार के डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, फॉरेस्ट को लेकर, प्लेसेस महलों को लेकर, यहाँ तक कि उनकी सेटलमेंट्स जो बस्तियाँ होती थी उनको लेकर। 1951-52 के अंदर एक आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम था बीबी लाल। उन्होंने क्या एक विलेज था जिसका नाम था हस्तिनापुर, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, और कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हस्तिनापुर नाम का एक विलेज था, उसको एक्सक्यूवेट करवाया उन्होंने, खुदाई करवाई। उसके अंदर क्या है उन्होंने देखा जो द लोकेशन ऑफ द साइट इज द अपर गंगा दोआब वेयर द क्रू किंगडम्स वाज सिचुएटेड। तो इस एरिया के अंदर जो क्रू महाजनपद था वो भी सिचुएटेड हुआ करता था। और जो क्रू मेंशनड इन द टेक्स्ट, जो इसके अंदर क्रू को मेंशन किया है वो उस टाइम हस्तिनापुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी, क्रू महाजनपद की। लाल फाउंडेड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स। तो जो बीबी लाल था उसको क्या है 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, इसकी क्या है 5 पार्ट्स के अंदर खुदाई की गई। जो सेकंड और थर्ड जो इसका जो फेज था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके अंदर जो बीबी लाल था उसने नोटिस किया जो हाउस मिले थे वो सेकंड फेज 7th सेंचुरी के अंदर विद इन द लिमिट एरिया एक्सक्यूवेटेड, उसने क्या एक लिमिट एरिया को एक्सक्यूवेट कराया था। नो डेफिनेट प्लान्स ऑफ हाउसेज वर ओबिडेंट। तो वहाँ पर जो उनको हाउसेज मिले थे वो वेल प्लान नहीं थे, लाइक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वैसे। उन्हें वहाँ पर क्या है मड की ब्रिक्स मिली और मड की बनी वॉल्स मिली। इस प्रकार के उन्होंने डिस्कवरी की तो उन्हें मड प्लास्टर ही मिले और एक रेड मार्क्स का जो कुछ प्रोमिनेंट मिला कि उस टाइम जो मड हुआ करता था उसके अंदर कोई एक ऐसा प्लांट होता था जो उसको मिक्स कर दिया जाता था तो वो मड प्लास्टर होता था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता था, उसको रेड मार्क्स के नाम से जाना गया है। तो इस प्रकार के हाउसेज मिले और इस प्रकार की मड ब्रिक मिली। कई कई जगह हमने देखा कि हमें इस प्रकार की ब्रिक्स भी मिली जो धूप में सुखाई हुई थी। लेकिन हमें क्या है शोकेज जार मिले। उस टाइम के शोकेज जार वो होते थे जिसके जरिए क्या है वेस्ट इकट्ठा होता था, वहाँ जाकर वो हमारी वेस्ट के अंदर हेल्प करता था। साथ ही साथ हमें ड्रेनेज पिट्स भी मिले थे। तो ये सब चीज़ें हमें बीबी लाल ने बताई, इस प्रकार से उन्होंने इस एरिया को एक्सक्यूवेट करा तब। लेकिन हम देखते हैं जो महाभारत के अंदर जो हमें महाभारत दिखाई जाती है तो महाभारत क्या है हमारे लिए बहुत ही, जब हम देखते हैं तो महाभारत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है।
लेकिन उसके अंदर हमें क्या है, बहुत अच्छी शानदार पैलेसेस दिखाए गए हैं। तो ऐसा किस प्रकार से हो सकता है? तो हिस्टोरियंस का मानना है कि जिस टाइम ये महाभारत लिखी गई हो, जिस टाइम नरेटिव की गई हो, कंपोज्ड की गई हो आफ्टर द 6th सेंचुरी के अंदर, तो हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो अर्बन सेंटर्स थे या न्यू न्यू सिटीज़ थी वो इमर्ज हो रही थी, फ्लोराइज्ड हो रही थी इस रीजन्स के अंदर। तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में ऐसा हो, तो इसलिए क्या है, जो नरेटिव था उसने ऐसा लिख दिया हो। और सेकेंडली ये माना जाता है कि जो फ्लाइट ऑफ पोएटिक फैंसी विच कैन नॉट ऑलवेज बी वेरीफाइड बाय कंपैरिजन्स विद अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस। तो क्या है कि जो नरेटर इस प्रकार की जो पोएम लिखता है उसको पोएटिक फैंसी कहते हैं, उसकी अपनी इमेजेशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पोएम्स लिखता है। तो हो सकता है कि उस टाइम कोई पोइटिक इमेजनरी रही हो, उसने ऐसा लिख दिया हो। तो ये सब हिस्टोरियंस का मानना है। अब हम क्या, हमारा क्या है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इस टॉपिक का, सॉरी इसके बीच में भी बच गया हमारा। तो यहाँ पर एक पोलेंड्रिस सिस्टम्स आया है। तो पोलेंड्रिस सिस्टम क्या है, हमने देखा था महाभारत के अंदर पोलीमिस मैनी और एंड्रीज मिस, जो वुमेन है क्या है, वन मोर देन, जो हस्बैंड के साथ मैरिज करती है उसको पोलेंड्री कहा जाता है। तो हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं महाभारत के अंदर, जो द्रौपदी है उसने क्या है, पोलेंड्री सिस्टम को अपनाया या इस प्रकार की उसने मैरिज की थी। लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं वो क्या है, इस प्रकार के जो रीति रिवाज थे उनके अगेंस्ट थे, डिसफेवर में थे। लेकिन हमें क्या है, इस प्रकार के जो एविडेंस है हिमालयन रीजन्स है उसके अंदर आज भी प्रिविलेंट है, मतलब प्रचलन में है, और उस टाइम भी ऐसा होता था। अब हम आगे देखते हैं कि हो सकता है कुछ हिस्टोरियंस ऐसे मानते हैं कि उस टाइम शॉर्टेज ऑफ वुमेन्स रही हो, जब क्या है कि जो क्षत्रियाज लोग हैं वॉरफेयर करने जाते थे, तो इस प्रकार के पोलेंड्रिस सिस्टम को अपना लेते हो, एक से अधिक वाइफ्स को वो रखते हो। या ये बात रही हो कि कोई ऐसी सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, इस प्रकार की जो सिचुएशन, इस प्रकार का कोई संकट पैदा हुआ हो, इस प्रकार से उन्हें पोलेंड्री जो प्रैक्टिसेज है उसको अपनाना पड़ा हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, डायनेमिक टेक्स्ट। तो जो महाभारत है उसको क्या रीजन है, उसको डायनेमिक टेक्स्ट माना गया। तो उसके कई रीजन्स हैं। जो महाभारत है वो क्या है, ओनली एक संस्कृत वर्जन में ही नहीं लिखा गया था, हमने देखा था अलग अलग वर्जन में लिखा गया था। उस टाइम जो प्राकृत लैंग्वेज थी, तमिल थी, इस प्रकार की जो टेक्सीज है उनके अंदर मिलती है, हमें डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं। साथ ही साथ हमें जो महाभारत है वो डिफरेंट लैंग्वेजेज में लिखी हुई मिलती है। साथ ही साथ हमें उसके अंदर डिफरेंट रीजन्स भी दिखाई देते हैं। और जो महाभारत है इसको एक सेंट्रल स्टोरीज माना गया है। इसमें एक स्टोरी नहीं है, सेवरल स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है। इसमें सर्टेन पीपल्स को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे डेपिक्टेड इन स्कल्पचर को इंक्लूड किया गया है, पेंटिंग्स को इंक्लूड किया गया है। उसकी वजह से क्या, जो ये महाभारत है धीरे धीरे क्या है, बहुत ही वास्ट होती चली गई, बड़ी होती गई। इसमें जो डायडिक्टिक जो पार्ट था वो बाद में ऐड किया गया है। उसकी वजह से जो सोशल वैल्यूज़ थी जो ऐड की गई, उससे ये बहुत ही वास्ट हो गया। और जो महाभारत है इसको क्या है, एक इसकी कौन कौन सी परफॉर्मिंग आर्ट्स मानी गई हैं, इसको एक प्लेज के रूप में देखा गया है, डांस इंक्लूड किया गया है इसमें, अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस, इस प्रकार की जो स्टोरीज हैं वो इंक्लूड की गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो महाभारत था उसको एक क्रिटिकल फॉर्म में मिलता है हमें। तो वो देखा था कि 1919 में संस्कृत एक स्कॉलर हुए वी.एस. सुतखांकर, उन्होंने क्या है इसका क्रिटिकल, उन्होंने क्या महाभारत नहीं लिखी थी, वो क्रिटिकल एडिशंस लिखा था एक टेक्स्ट के रूप में, जिसमें 13,000 पेजेस थे। उसके अंदर क्या है, उन्होंने 2 पार्ट्स को इंक्लूड किया था। उस टाइम जो कॉमन वेरिएशंस थे उनको अलग लिखवाया, और जो रीजनल वेरिएशंस थे उनको क्या है 13,000 पेजेस के अंदर जो रीजनल वेरिएशंस थे वो 700
जो पेजेस थे उससे भी ज़्यादा जो पेजेस थे उनके अंदर रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महाश्वेता देवी है वो क्या है, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी बंगाली राइटर्स है, और उसने इस प्रकार की जो महाभारत है उसके अगेंस्ट जाकर एक जो क्रिटिसिज्म है उसके रूप में उसको लिखा है। तो उन्होंने क्या है, एक जो बुक के रूप में जो फॉर्म किया है उसका उन्होंने एक नाम दिया उस टेक्स्ट को, कुंती और निषादी। महेश्वरी देवी ने इसको नरेटिव किया है। और इसमें हम देखते हैं कि जो दुर्योधन क्या है, जो पांडवाज के लिए एक लाक्षागृह बनाता है, लाख का घर बनाता है। तो आप देखते हो लाख, जो लाख होती है ऐसा कंपोनेंट्स होती है उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ जाती है, पर ये सब बहुत जल्दी क्या है उन पांडवाज को इसकी जो उसकी प्लान होती है दुर्योधन की उनको पता चल जाता है। और ये लोग क्या है, कुछ ब्राह्मण्स को और साथ में एक निषादी होती है उसके 5 जो सन्स होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और यहाँ पर उसको शराब वगैरह पिलाई जाती है, उनको भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो निषादी और उसके 5 पुत्र होते हैं वो शराब के नशे में वहीं रह जाते हैं। और ये लोग क्या, एक पांडवाज लोग एक टनल बनाते हैं, उस टनल के जरिए ये बाहर आ जाते हैं और वो वहीं जलकर मर जाते हैं। और लोगों को इल्यूजन होता है कि जो 5 पांडवाज और कुंती है वो लाक्षागृह के अंदर जलकर मर गए। कुछ टाइम बाद जब महाभारत ओवर हो जाती है और जो कुंती है रिग्रेट फील करने के लिए जंगल में जाती है, तो एक निषादी जो महिला होती है उससे कहती है कि आप तो एक निषादी और उसके 5 पुत्रों को बहुत अच्छे से जानती होंगी जो लाक्षागृह में जलकर मर गए थे। ये बात सुनकर ये जो कुंती है वेरी सरप्राइज्ड होती है और वो उस लेडी से पूछती है कि आप उनको कैसे जानते हो। तब वो लेडी बताती है कि मैं उसकी डॉटर इन लॉ हूँ और वो मेरी मदर इन लॉ थी, और 5 जो सन्स थे उसके जो 5 बेटे थे वो सब मेरे क्या है देवर जेठ थे और वो वहीं जलकर मर गए थे। इसके बाद जो कुंती है वो रिग्रेट फील करती है। तो स्टूडेंट्स हमारी यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।